अरे नहीं, दूर रहो। मुझे माफ करना। मूवी शुरू होती है और हमें एक आदमी पेट्रो को दिखाया जाता है जो कि रशिया के बहुत बड़े आइस ब्रेकर शिप का कैप्टन है और इस बार वो ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। पूरी तैयारी होने के बाद शिप अपने सफर पर रवाना हो जाती है। एक लोकेशन पर पहुंचकर हम ये देखते हैं कि बहुत बड़ा आइसबर्ग उनका रास्ता रोका हुआ है। इस सिचुएशन में पेट्रो ऑर्डर देता है कि वो शिप को राइट तरफ मोड़ दे ताकि वो आइसबर्ग के साइड से निकल सके, लेकिन शिप आइसबर्ग के नीचे से गुजरती है। तभी शिप का एक हिस्सा आइसबर्ग से टकराता है और उसके टुकड़े शिप में गिरना शुरू हो जाते हैं। इसी बीच शिप में धक्का लगने से शिप में मौजूद एक क्रू मेंबर अपने कुत्ते के साथ नीचे गिर जाता है। इसे देखकर पेट्रो उसे बचाने के लिए आगे आता है और वो सीढ़ी डालकर उसे बचाने की कोशिश भी करता है, मगर यहाँ पर जो सेकंड कैप्टन था वो पेट्रो के फैसले से सहमत नहीं था। वो पेट्रो से कहता है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। सिर्फ एक आदमी की वजह से तुम पूरे शिप के लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो। दोनों इसी बात पर बहस कर ही रहे थे कि तभी एक शिप का दूसरा मेंबर अपने साथी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, बट पानी में जाकर देखता है कि वो आदमी ठंड की वजह से पानी में ही मर चुका है, जबकि कुत्ता अभी भी जिंदा है। इसलिए उसे बचाकर ऊपर ले आता है, मगर पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि ठंड की वजह से वो आदमी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, मानो उसकी आवाज चली गई हो। खैर, अब शिप दोबारा आगे बढ़ती है, मगर आइसबर्ग उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। आगे बढ़ते हुए शिप का रडार सिस्टम भी डैमेज हो जाता है, जो कि उनके लिए और भी मुसीबत की बात थी क्योंकि उसके खराब होने से वो बर्फ की लेयर का अच्छे से पता नहीं लगा सकते। वो किसी तरह से अपनी शिप को वहां से निकाल तो लेते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि आइसबर्ग का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अभी भी पानी के बहाव के साथ उनके साथ साथ बढ़ रहा था। इस शिप का जो सेकंड कैप्टन है वो इन सब का जिम्मेदार पेट्रो को ठहराता है। वो शिप का आइसबर्ग से टकराना, रडार का टूटना और क्रू मेंबर की जान जाना, इन सभी का जिम्मेदार वो पेट्रो को ही ठहराता है और एक रिपोर्ट बनाकर वो मॉस्को के मिनिस्ट्री को भेज देता है। हालांकि क्रू के मेंबर उससे सहमत नहीं थे, वो जानते थे कि पेट्रो कितना अच्छा कैप्टन है। खैर, उसकी रिपोर्ट पर अमल किया जाता है और पेट्रो को उसकी पोस्ट से हटा दिया जाता है और जब तक शिप का नया कैप्टन नहीं आ जाता तब तक सेकंड कैप्टन यानी कि अमरूही को ही बना दिया जाता है। कुछ दिन बाद एक नए कैप्टन को हेलीकॉप्टर की मदद से शिप पर भेजा जाता है। कैप्टन का हेलीकॉप्टर जब लैंड कर रहा होता है तब इंजन गर्म होने के कारण पायलट के सूट को आग लग जाती है। पेट्रो और उनकी टीम जल्दी से वहां पर आते हैं और पायलट को बचा लेते हैं, मगर ये सब करने के बाद भी कैप्टन पेट्रो का शुक्रिया अदा करने के बजाय उस पर टोंट करता है कि वो एक अच्छा कैप्टन नहीं है। अब शिप का ये न्यू कैप्टन बहुत ही स्ट्रिक्ट है। जब वो केबिन में जा रहा होता है तो वो शिप के क्रू मेंबर को देखता है जो एक क्यूब के साथ खेल रहा होता है। वो उसे देखकर उसे डांटता है और उसके क्यूब को दूर फेंक देता है और ऐसे हम आसपास का मंजर देख पाते हैं कि कैसे शिप बुरी तरह से बर्फ में फंस चुकी है। ना ही शिप आगे बढ़ पा रही है और ना ही पीछे हो रही है। दूसरी तरफ मॉस्को में पेट्रो की वाइफ, जो कि एक जर्नलिस्ट है, वो मिनिस्टर से पेट्रो की हेल्प करने के लिए उस पर दबाव डालती है। उधर शिप में क्रू मेंबर मीटिंग कर रहे थे कि इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए। उनमें से एक सजेशन देता है कि क्यों ना हम बैरल के फ्यूल से बर्फ को पिघलाने की कोशिश करें ताकि हमें आगे जाने का रास्ता मिल सके। ये मीटिंग पेट्रो के अंडर हो रही थी, पर तभी शिप का न्यू कैप्टन आता है और पेट्रो की मीटिंग को रोक देता है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो पेट्रो को पसंद नहीं करता। वो इस फ्यूल बर्निंग वाले ऑप्शन को भी डिसमिस कर देता है और ये प्लान खुद पेट्रो को भी ठीक नहीं लग रहा था। वो बोलता है कि कुछ दिनों में हमें इस फ्यूल की जरूरत पड़ेगी और फिर वो अपने केबिन में चला जाता है और फिर मौके के साथ इमरजेंसी की खबर फैला देता है। और अब इस सिचुएशन में इन्हें शिप में लाइट बंद करके ही दिनों को गुजारना था। अब कितने दिन ये लोग अंधेरे में गुजार लेते हैं। पर यहाँ पर पेट्रो कुछ सोच रहा था क्योंकि वो ऐसे ही खामोश नहीं रहने वाला था। और अब पेट्रो फ्लेयर गन से आइसबर्ग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए शिप से नीचे उतरता है और तभी उसे चॉपर का पायलट देख लेता है, पर वो बोलता है कि वो किसी को नहीं बताएगा। और अब वो नीचे जाता है, वो सबसे थोड़ा दूर जाता है
और रास्ते में उसे वही क्यूब मिलता है, पर वहां पर एक बर्फ का गड्ढा होता है जिसमें कि उसका पैर फिसल जाता है और वो उस गड्ढे में गिर जाता है। लेकिन तभी वो फ्लेयर गन जला देता है और कैप्टन उसे देख लेता है और तब वो बाकी क्रू मेंबर के साथ उसे बचाने जाता है। फिर उसे शिप के डॉक्टर को दिखाया जाता है। कैप्टन उसकी इस हरकत पर बहुत डांटता है, पर पेट्रो खाली हाथ नहीं आया था, उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशंस थीं। वो बोलता है कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग हमारे पीछे से आ रहा है और अगर हमें टाइम पर रेस्क्यू नहीं किया गया तो हम फ्रीज हो जाएंगे। लेकिन कैप्टन पेट्रो की बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन तभी वो उसे उसका फेंका हुआ क्यूब दिखाता है। वो कहता है कि तुमने इसे बहुत दूर फेंका था, इसीलिए इसे यहाँ से बहुत दूर होना चाहिए था, पर मुझे ये यहाँ पर पास में ही मिला है, यानी कि ये इस क्यूब के साथ खिसक कर यहाँ पर पहुँचाया है। यहाँ पर उसकी काबिलियत पर कैप्टन को भी यकीन आ जाता है, क्योंकि उसने उसे आने वाले खतरे के बारे में बता दिया था। लेकिन वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सभी क्रू मेंबर्स बहुत डर गए थे, लेकिन खुद को हौसला देने के लिए वो गिटार बजाते हैं। पर वहाँ भी कैप्टन आ जाता है और वो सबको बहुत डांटता है। वो सबको शिप के डेक पर बुलाता है और वो उनका गिटार भी तोड़ देता है और उनको डेक की सफाई करने को कहता है। क्रू मेंबर्स को कैप्टन का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पेट्रो कैप्टन को बोलता है कि तुम्हें इतनी स्ट्रेटनेस दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को हमारी कोई परवाह नहीं है। कोई भी हमारी यहाँ हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, इसीलिए हमें एक साथ होना चाहिए ताकि हम एक साथ इसका सल्यूशन निकाल सकें। हम देखते हैं कि शिप रोज बर्फ से ढक रही थी और देखते ही देखते बर्फ 2-3 इंच बढ़ चुकी थी, जिस पर पेट्रो बोलता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन कैप्टन उसकी बात को नहीं सुनता और बर्फ तेजी से शिप की तरफ आ रही थी और शिप से टकरा रही थी। तभी शिप के नीचे वाले कंपार्टमेंट में होल हो जाता है, जिसमें से सारा पानी अंदर आने लगता है, जिससे कंपार्टमेंट पर रखा हुआ सारा खाना खराब हो जाता है और पीने का साफ पानी भी वेस्ट हो जाता है। सारे क्रू मेंबर्स कैसे भी करके उस होल को बंद कर देते हैं, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। सारे ग्रुप मेंबर्स घबरा जाते हैं और अब उन्हें लगता है कि वो यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएंगे, क्योंकि शिप को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए था वो सिर्फ 3 दिन का ही बचा था और खाना भी वेस्ट हो चुका है। और अब इस सिचुएशन में सेकंड कैप्टन सब लोगों को न्यू कैप्टन के खिलाफ भड़काता है और बोलता है कि हमें फ्यूल को ब्लास्ट करके अपने लिए रास्ता बनाना होगा। सब लोग उसकी बात मान जाते हैं और कैप्टन के कैबिन में जाते हैं और उसे वहीं पर लॉक कर देते हैं। अब ये लोग अपने मिशन पर लग जाते हैं और ये लोग 4 से 5 बैरल फ्यूल लेते हैं और शिप से थोड़ी दूर जाकर उसे ब्लास्ट करने की तैयारी करते हैं। पेट्रो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश भी करता है कि ऐसे मत करो, पर कोई उसकी नहीं सुनता। वो जानता था कि ये सब कुछ सेकंड कैप्टन की वजह से हो रहा है। अब इसके बाद ये लोग उन बैरल को फिट करके ब्लास्ट कर देते हैं, जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, यानी कि वो आइडिया बिल्कुल फेल हो चुका था। अब यहाँ पर एमयू, जो कि शिप का नया कैप्टन होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। जिसके बाद रात में वो अपना कैप्टन वाला यूनिफॉर्म पहनकर सुसाइड करने वाला होता है। तब उसे पेट्रो देख लेता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। वो बोलता है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और हमें तुम्हारी ज़रूरत है। और अब सब क्रू मेंबर्स को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। वो सब मिलकर न्यू कैप्टन के ऑफिस जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं और वो उन सब लोगों को माफ़ भी कर देता है। अब हम लोग पेट्रो की वाइफ को देखते हैं, जो कि दूसरे आइस ब्रेकर शिप में बैठकर पेट्रो की शिप की तरफ बढ़ रही थी। तभी एक क्रू मेंबर भागकर कैप्टन की तरफ जाता है और बोलता है कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग हमारी तरफ बढ़ रहा है और वो बहुत ही बड़ा है। वो देखते हैं कि इस बर्फ में दरार भी पड़ गई थी, जिसे देखकर ये लोग डर जाते हैं और इन्हें अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी कि वो आइसबर्ग उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। पेट्रो बोलता है कि बर्फ की दरार में जाकर हम अपनी जान बचा सकते हैं, पर बाकी लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत खतरा है और पेट्रो बोलता है नहीं, हम ये कर सकते हैं। और अब न्यू कैप्टन भी उसके साथ इस फैसले में शामिल हो जाता है और उसका साथ देता है, क्योंकि वो पेट्रो की काबिलियत पहले ही देख चुका था। अब पेट्रो न्यू कैप्टन को बोलता है कि मैं चट्टान से तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए ऊपर से चॉपर में जाऊंगा। कैप्टन उसे बोलता है कि नहीं, तुम ये मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि तुम अपने शिप को बहुत अच्छे से जानते हो।
फिर वो चॉपर पर चढ़कर पेट्रो को कमांड दे देता है। इसके बाद सारे ही क्रू मेंबर्स जोश के साथ अपना काम करने लगते हैं। पेट्रो एक क्रू मेंबर को शिप की सिचुएशन बताने के लिए शिप के डेक पर जाता है। वहां पर बहुत ही खतरा था, पर वो फिर भी जाता है क्योंकि शिप का रडार भी बंद हो चुका था। अब कैप्टन इनको डायरेक्शन दिखा रहा था और हम देखते हैं कि इतना बड़ा शिप 10 मीटर से भी कम दूरी से 100 मीटर से भी ऊंचे आइसबर्ग से गुजर जाता है, जिस पर कि सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन चॉपर अभी भी तेज हवा की वजह से आइसबर्ग के पास ही घूम रहा था। तभी वो चॉपर आइसबर्ग में क्रैश हो जाता है। पेट्रो देखता है कि चॉपर क्रैश हो चुका है। तभी पेट्रो शिप को रिवर्स करने का ऑर्डर देता है। वहीं पर कैप्टन और क्रू मेंबर पानी में डूब रहे थे और वो बिल्कुल भी उम्मीद खो चुके हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि पेट्रो उन्हें नहीं बचाएगा, क्योंकि इससे पहले भी वो ऐसी गलती कर चुका है। यहाँ पर एक मेंबर को बचाने की वजह से ही उसे सस्पेंड किया गया था। फिर भी यहाँ पेट्रो कैप्टन की हेल्प करने के लिए जाता है। यहाँ पर बहुत से क्रू मेंबर उसे मना भी करते हैं, लेकिन फिर भी पेट्रो शिप लेकर वहां पर जाता है और कैप्टन डूबने ही वाला होता है। तभी पेट्रो की टीम उन्हें बचा लेती है और वो लोग शिप में आ जाते हैं और सभी खुश हो जाते हैं। आगे जाकर इनको पेट्रो की वाइफ की शिप भी मिलती है, जिससे कि ये लोग अपने शिप में फ्यूल भर लेते हैं और खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। और अब सभी क्रू मेंबर्स की पिक्चर न्यूज में आ जाती है, जो कि पेट्रो की वाइफ ने ही छपवाई थी, बिकॉज उन्होंने 133 दिन सरवाइव किया था। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। फिल्म का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। जय हिंद।